हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। और अभी तक आपने यदि प्रीवियस वीडियोस का रिवीजन नहीं करा है तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा और रिवीजन अपना करते रहिए। नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। इसमें हम बात करेंगे गणित एवं गणितीय शिक्षा, महत्व, क्षेत्र एवं सार्थकता कि मैथ्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसकी एजुकेशन किस तरह से होती है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ गणित किस तरह से संबंधित है, इसके बारे में मेन फोकस रहेगा इस यूनिट में। तो स्टार्ट करेंगे। गणित तार्किक है। भाई गणित देखो, तार्किक ये बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपको जनरली पता ही होंगे, ठीक है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारे एक चीज को डिस्कस करते हुए चले, क्योंकि आप में से बहुत से होंगे जिसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे किसी, और बहुत से होंगे जो इन चीजों को कई बार पढ़ चुके होंगे, तो हम सबको कवर करते हुए चलेंगे। गणित तार्किक है। गणित तार्किक का मतलब गणित क्या है? मैथ से आपका लॉजिकल। गणित को तर्क की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। सीजी हेम्पल के अनुसार तर्क के निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। को क्या क्या निष्कर्ष हैं? पहला कि गणित के सभी अवयव अर्थात बीजगणित, अंकगणित, विश्लेषण को तर्क की अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। गणित के 3 अवयवों की यहाँ पे बात की गई है, अंकगणित की, बीजगणित की और विश्लेषण की। इन सबको आप तर्क के आधार पर ही परिभाषित कर सकते हो। सभी प्रमेयों को इन परिभाषाओं से निगमित किया जा सकता है। गणित की जितनी भी प्रमेय हैं उन्हें भी हम तर्क के आधार पर ही निगमित करते हैं, यानी कि उनका जो भी प्रूफ है उसके आधार पर ही करते हैं। गणित सत्यता को तर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है। DSSC में एज इट इज सेंटेंस उठकर आया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया था। गणित सत्यता को तर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है, वहां पर लिखा हुआ था गणित सत्यता, तर्क की जगह उन्होंने चेंज कर दिया था, तर्क दे दिया था, सिद्धांत दे दिया था, नियम दे दिया था, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दे दिए थे, एक तर्क भी था। तो गणित की सत्यता को तर्क के द्वारा स्थापित करता है। और गणित कथनों का प्रमाण स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं और अभिधारणाओं का उपयोग करके क्रमिक तर्कों से पक्षों से बना हुआ है। गणित की कथनों का जो प्रमाण है ना, जो भी प्रूफ है, गणित में जो मैथ्स में जो स्टेटमेंट होते हैं उनका जो प्रूफ है वो कुछ नियमों से, परिभाषाओं से, अवधारणाओं का उपयोग करके क्रमिक तार्किक पक्षों से बना हुआ है। ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक, पढ़ लेना, रटना नहीं है। दो सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद बात की गई कि इसको इन्होंने प्रूफ करा है कि किसी भी सम संख्या को हम 2n के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 का मल्टीपल होती है। फिर यहाँ पर दो सम संख्या ली, 2m आया तो m इज इक्वल टू n+1, इस तरह से प्रूफ करा है। इस प्रकार का तर्क जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं, नियमों का उपयोग करके किसी कथन की सत्यता की जांच की जाती है, उसे निगमित तर्क कहते हैं। निगमित तर्क को हम बोलते हैं डिडक्टिव। निगमित तर्क को हम बोलते हैं डिडक्टिव। तो जब ज्ञात से अज्ञात की ओर आप जा रहे होते हो, या फिर मुझे हम 1 मिनट में देख लेने दो। ज्ञात परिणाम यानी कि जो नियम क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं, परिभाषाओं का यूज करके हम जाते हैं, उसके बाद हम जनरलाइजेशन, उसके बाद फिर हम तर्क निकालते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, तो उसे डिडक्टिव बोलते हैं। कुल मिलाकर आपके माइंड में अगर वो फिक्स वो है, आगमनात्मक, निगमनात्मक क्लियर है, तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं से आप लेकर चलते हो तो वो निगमित तर्क होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझने का संश्लेषण और विश्लेषण। निगमन आगमन तो क्लियर ही होता है। आगमन तर्क किसे कहते हैं? जिसमें आप उदाहरण से लेके चलते हो, तर्क विधि द्वारा किसी सामान्यकृत कथन पर पहुंचते हैं। आप एग्जाम्पल से सामान्यकृत कथन पर पहुंच रहे हो, यानी कि रूल से आप, सॉरी, एग्जाम्पल से आप जनरल रूल की तरफ जा रहे हो, एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जा रहे हो, तो उसे हम आगमन तर्क बोलेंगे। अब वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। यदि एक कथन n के लिए सत्य है तो वह n+1 स्थितियों के लिए भी सत्य होगा। सभी अभिगृहित स्वयं सिद्धों का निगमन तर्क के नियमों को द्वारा किया गया है। देखिए, जो एक्सियम्स होती हैं, एक्सियम्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से प्रूफ होती हैं। जैसे कि एक बिंदु की परिभाषा हो गई, एक आपकी रेखा हो गई, एक आपका समतल हो गया, ये एक्सियम्स हैं। इनका निगमन तर्क के नियमों के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो एक्सियम्स होती हैं उनका निगमन उनको किस तरह से निकाला जाता है, तो निगमन तर्क के द्वारा ही उनको निकाला जाता है। ठीक है,
गणित क्या है, गणित चिन्हात्मक है, गणित चिन्ह, ये देखो गणित की विशेषताएं चल रही हैं। एक हमारी तार्किकता विशेषता चली, तार्किकता में हमने आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क की बात करी। गणित चिन्हात्मक है, यानी कि गणित में सिंबल्स का यूज बहुत ज्यादा हम करते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 200 को जब 10 से गुणा किया जाता है तो 2000 प्राप्त होता है। इसे हम सिंबल्स के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं, 200 गुणा 10 बराबर 2000। तो इस तरह से ये गणित की विशेषता हो जाती है। गणित सटीक है, मैथमेटिक्स इज प्रिसाइज। तो गणित सटीक है मीन्स गणित में हमेशा जो भी आंसर आता है वो हमेशा सटीक आता है, उसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहता है, ठीक, किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो सटीकता का अर्थ है परिशुद्धता और सुस्पष्टता, भाई आंसर बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, क्लियरली रहेगा। यार क्वेश्चन को सोल्व करा, हमारा आंसर 100 आ गया, तो ये एक स्पष्ट है कि यार 100 क्या होता है, और ये शुद्ध होता है हमेशा, इसमें शंका की कुछ भी गुंजाइश नहीं होती है, ठीक। जेके क्रेसर के अनुसार गणित विचार की विशेषता निष्कर्ष में निश्चितता, शुद्धता, अवधारणाओं के लक्षण के कारण है जो सटीकता पूर्णता पैमाने संबंध रखती है। ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना एक दो बार, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, जैसे एक आध स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में आता ही है। गणित विद्यार्थियों में सटीक तर्क, वो ये तर्कपूर्ण सोच, मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास करता है। ये तो जनरल बात ही हुई। यदि आप गणित की तुलना अन्य विषयों के साथ करेंगे तो आप पाएंगे कि उन विषयों में उत्तर तथ्यों का अनुमान लगाकर या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखा जाता है। इस प्रकार उत्तर लिखने में विद्यार्थियों के स्वयं के विचार अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन गणित में व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मान लो हिंदी का ही कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक, आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे में काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से डालोगे, अपने हिसाब से उसको चेंज कर दोगे। अगर हम हिंदी इंग्लिश के आंसर्स की बात करें, इवन हम सोशल साइंस के आंसर्स भी जब लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हम हमारे अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ हटा देते हैं। तो व्यक्ति से ये चीज़ें प्रभावित होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक, ओपिनियन क्या आ रहा है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में आप किसी से पूछो भाई a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कहीं का भी व्यक्ति वो यही बोलेगा a² + b² + 2ab, यही बोलेगा। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए a³ + b² + 3ab, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। तो गणित किसी व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होता है। यह वह भी सीखता है कि जीवन में समस्याओं को सटीकता के साथ किस प्रकार हल किया जाए और किस प्रकार सटीकता के साथ समस्याओं को परिभाषित किया जाए। जब बच्चा गणित पढ़ रहा होता है तब वह यह भी चीज सीख जाता है गणित पढ़ते पढ़ते कि समस्याओं को सटीकता के साथ कैसे हम सोल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स संरचनाओं का अध्ययन है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ये गणित की विशेषता चल रही है। पहला हमने पढ़ा तार्किकता, और दूसरा हमने पढ़ा कि वह चिन्हात्मक होता है, और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं कि गणित संरचनाओं का अध्ययन है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना का अर्थ क्या है, स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में हम क्रमबद्धता की बात करते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं चीजों को, संगठन यानी कि कंपोजिशन जोड़ रहे होते हैं चीजों को, विन्यास कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, सुव्यवस्थित यानी कि एक तरह से हम एक ऑर्डर में जमा रहे होते हैं उन्हें, उनके सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों की बात हम करते हैं मैथ्स में। तो गणित निश्चित संरचनाओं का एक अध्ययन है, तो ये बात हमें याद रखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी आती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 से एंड तक आते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर में ही आप 0 ऐड कर देते हो तो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। फिर हमारे रेशनल नंबर्स, अगर इन्हीं इंटीजर्स में हम कुछ ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स ऐड कर देते हैं तो हमारे ये डेसिमल्स वाले नंबर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे रेशनल नंबर्स बन जाते हैं, जैसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है कि यार नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। इस तरह से मैथ्स में सिस्टमेटिक काम चलता है। गणित अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है, बिल्कुल ठीक है यार। मैथ्स जो एम है वो है एब्स्ट्रैक्शन, कि ऐसी चीजें जो आपको दिख नहीं रही हैं उसकी ओर जाते हैं हम मैथ्स में। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि कोई काम है स्त्री पुरुष करते हैं तो किस किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। पिता की आयु पुत्र की आयु के बारे में ये क्वेश्चन से हम पढ़ सकते हो चाहो तो। बाकी हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। एल बेयर्स ने बोला है कि गणित की समिति अमूर्तता है, लेकिन अमूर्तता तभी उपयोगी जब यह बड़ी संख्या में विशेष स्थितियों को शामिल करता है। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अमूर्तता तभी उपयोगी होगी जब यह बड़ी संख्या में विशेष स्थितियों को शामिल करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें,
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दोगुना है, 30 वर्ष पूर्व उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की चौगुना थी, पिता की आयु क्या है। तो यहाँ पर कितनी सारी कंडीशन दे रखी हैं। यहाँ पर एक पहली कंडीशन तो यही दे दी कि आज पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है, दोगुना है, 30 वर्ष पूर्व उसकी आयु का चौगुना थी। तो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन दी जानी चाहिए ताकि हम उसे रिलेट कर सकें, ठीक है ना। तो अमूर्तता जो मैथ्स में है वो तभी उपयोगी होगी जब इसको विशेष स्थितियों में विशेष स्थितियों को शामिल करता है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होना चाहिए, बहुत सारी सिचुएशंस होना चाहिए। गणित में अमूर्तता आवश्यक है, यह गणित के आश्चर्यजनक अभिलक्षणों में से एक है। गणित की इस प्रकृति ने गणित के अन्य क्षेत्रों का विकास किया, जैसे बीजगणित। तो गणित में बीजगणित का विकास कैसे हुआ, गणित की अमूर्तता के कारण ही हुआ। अगर हम बात करें कि 2x + y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, एंड x + 2y = -2, एक ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इनको सोल्व करना या इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारे आपके अमूर्तता ही तो है, एब्स्ट्रक्शन ही तो है। बीजगणित गणित की एक शाखा है जो कि अमूर्तता से संबंध रखती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर याद रखने वाला हो गया कि गणित की ऐसी कौन सी शाखा है जो अमूर्तता से संबंध रखती है, तो वह बीजगणित है। हालांकि हर शाखा कुछ ना कुछ रखती है, बट यहाँ पर बीजगणित पर ज्यादा क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज किया गया है। अमूर्त एक अवधारणा जो स्थूल से अलग बनाता है। अमूर्त गणित के अनुप्रयोग बेसिक क्षेत्रों को सम्मिलित करने का एक साधन है। अमूर्त क्या है, गणित के अनुप्रयोगों के विस्तृत क्षेत्र को, यानी कि मैथ्स के ब्रॉड एरिया को कवर करने का एक वे है, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन। अब बात कर लें गणितीय शिक्षा का महत्व। देखो गणितीय की शिक्षा का महत्व तो हर जगह है, इसका महत्व सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक पक्षों में भी है। मीन्स आपके डे टू डे लाइफ में भी ये यूज होता है, और इसका अलग क्या बोलते हैं इसे हम, सैद्धांतिक रूप में भी इसका यूज होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने उल्लेख किया है कि विचार की सुस्पष्टता और अभिग्रहितों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहना गणित उद्यम का केंद्र है। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। वास्तविक जीवन परिस्थितियों में गणित, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हर जगह गणित का यूज हो रहा होता है। हम कहीं भी बात करें, गेम खेल रहे हो, घर बना रहे हो, जा रहे हो कहीं मार्केट से कुछ खरीद रहे हो, हर जगह मैथ्स का यूज होना ही होना है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक किसान मान लो खेत वगैरह में काम कर रहा है तो सेब जरूरत होगा। तो गणित जीवन के हर एक क्षेत्र में व्याप्त है। हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गणित व्याप्त ना हो, ठीक। तो मैथ्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इवन सारे सब्जेक्ट जरूरी है, बट मैथ की बात अलग है। गणित और ज्ञान की अन्य शाखाएं, गणित ज्ञान की अन्य शाखाओं से किस तरह से रिलेटेड है। गणित हर एक शाखा से जुड़ा हुआ है, जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं स्टडी की, मैथ सबसे ही जुड़ा हुआ है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में भी मैथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने पता हो तो आप जब हम आईक्यू निकालते हैं, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो क्या लगा यहाँ पर हमारा मैथ लगा। जब हम कोरिलेशंस निकालते हैं तब लगता है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं तब वहाँ पर मैथ्स का यूज होता है। तो हर एक सब्जेक्ट्स में मैथ्स है। गणित और साहित्य, शेक्सपियर के शब्दों में संक्षिप्तता ज्ञान की आत्मा है। संक्षिप्तता ज्ञान की आत्मा का मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह पा रहे हो तो वो जो कम शब्द है ना, वही नॉलेज की सोल है। तो ये शेक्सपियर ने बोला है। संक्षिप्त और सटीक अभिव्यक्ति बुद्धिमत्ता की निशानी समझा जाता है। यदि आप अपनी बात को कम शब्दों में कह पा रहे हो मतलब आप बुद्धिमान हो। कम शब्दों के साथ यदि आप अधिक अभिव्यक्त कर सकते हैं तो आप अधिक संतुलन, ध्यान केंद्रित, अर्थपूर्ण ढंग से संप्रेषण करने की योग्यता रखते हैं, और वास्तव में यही गणितीय तर्क है। अब इन्होंने गणितीय तर्क को क्या बोला, कम शब्दों में अपनी बात कहना, ये आपका एक तरह से गणितीय तर्क ही हो जाता है। देखो अगर हम जैसे वो एक क्वेश्चन था कि 100 में अगर आप 20 का गुणा करो तो कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगर मैं इस पूरे के लिखूंगा 100 में 20 का गुणा करने पर हमें 2000 प्राप्त होता है, तो और अगर मैथ्स में लिखूं तो मैथ्स में सिर्फ इतने से ही काम चल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये संक्षिप्तता ही तो हुई, ठीक है। मेरे पास तुमसे 2 गुनी पेन है, मेरे पास x, तुम्हारे पास अगर y है तो मेरे पास 2x होंगी, तो मेरे पास 2x = y लिख दिया, x में हूँ y आप हो, तो मेरे पास आपसे 2 गुनी पेन है, 2 इधर जाएगा, x = 2y। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार से संक्षिप्तता ही हुई मैथ्स में। प्राथमिक स्तर में कक्षाओं की समाप्ति पर बच्चों के पास लगभग 5000 शब्दों का भंडार होता है। ये तो भाषा का क्वेश्चन, भाषा का पॉइंट आ गया है।
तो इस तरह से हमने देखा गणित साहित्य से जुड़ा हुआ ही है। अच्छा, गणित साहित्य से इस तरह से और जुड़ा हुआ है, जब साहित्य में कोई भी रचना करते हैं तो किस पंक्ति में कितनी लाइन आएंगी, जैसे दोहा चौपाई में मात्राएं वगैरह होती हैं, उनकी काउंटिंग होती है। इंग्लिश में आइम्बिक मीटर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैथ से ही, उसके लिए मैथ्स का ज्ञान होना जरूरी है। गणित और विज्ञान, सबसे घनिष्ठ संबंध गणित का किससे है? विज्ञान से है। और विज्ञान में भी सबसे घनिष्ठ अगर पूछे तो विज्ञान में भी सबसे घनिष्ठ है भौतिक विज्ञान से। ठीक है, वैसे तो विज्ञान ही पूछेगा, लेकिन अगर विज्ञान में भी पूछ ले तो फिर वो भौतिक विज्ञान से सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। गणित और पर्यावरण अध्ययन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में ऐसी कई विषय वस्तु है जहां पर मात्रात्मक विवरण और विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि विद्यालय परिसर में कोई बगीचा बना रहे हो, या फिर आप और भी कुछ कूड़ा निपटाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे सही वही है कि आप मैथ्स का काम करते करते आप एक बगीचा बना रहे हो। गणित और भूगोल, मैथ्स भूगोल से रिलेटेड है भाई। वर्षा कितने % हो रही है, कहाँ का एरिया कितना है, जो टेम्परेचर क्या चल रहा है, हवा की गति क्या है, वर्षा कब होगी कब नहीं होगी, टेम्परेचर में अंतर वगैरह, ये सारी किससे रिलेटेड है? मैथ्स और भूगोल से रिलेटेड है। गणित और इतिहास, गणित और इतिहास का आपस में बहुत ज्यादा संबंध है। विभिन्न समस्याओं पर विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक मानचित्र बनाने, समझने, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रण प्रदर्शित करने के लिए आपको ज्यामिति कक्षाओं में सीखे हुए स्थानिक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर आप मानचित्र ही बना रहे हो, एक मैप ही बना रहे हो, तो आपको वहां पे ज्यामिति का पता होना चाहिए। ठीक है। गणित और कला, भाई आप संगीत की बात करें, नाटक की बात करें, नृत्य की बात करें, दृश्य श्रव्य कला, किसी की बात करो तो वहां पर आपका मैथ्स का यूज तो होना ही होना है। कुछ भी आप बना ही रहे हो, कुछ भी आप, कोई एक मूर्ति बना रहा है तो उसके लिए भी गणित की जरूरत है। एक सफल कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको कला के प्रकृति और उससे जुड़े गणितीय सिद्धांतों के बीच संबंध से स्पष्ट होना पड़ेगा। जैसे जो पेंटिंग बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है एक आध जगह कि पेंटर जो होते हैं वो कुछ इस तरह का पेपर यूज करते हैं, इस तरह का, फिर इस पर वो ऐसे पेंटिंग बनाते हैं। अगर उनको इसका नॉलेज नहीं होगा तो वो इस पर पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अगर आप मूर्तिकार हो तो उसके जो डिजाइन का शेप, जिस भी जो भी मैथ्स वहां पर लगती है, तो उस मैथ्स का यूज होना जरूरी है। गणित और शारीरिक शिक्षा, गणित और शारीरिक शिक्षा में तो मैथ्स का यूज होगा ही। अगर आप योग वगैरह करते हैं, वहां पे गणित का यूज होता है। अगर आप जिम जाकर वर्कआउट कर रहे हैं तो वहां पर ही मैथ का यूज होगा। अगर आप अन्य तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे गणित होगा ही। टाइमर लगाते हैं, कितना वेट लिफ्ट करना है, ये सारी चीजें, कितने फिट कूदना है, ये सारी चीजें आएंगी। गणित और समस्या समाधान, ये समस्या समाधान गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू हम ये कह सकते हैं। जेएन फाइन के अनुसार एक समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है एक चौकी को प्रदर्शित करता है जहां एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुंचना है। एज इट इज स्टेटमेंट आया हुआ है कहां पर? ट्रिपल एस 2019 DOE के पेपर में ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम स्टेटमेंट आया हुआ उठकर। कि हालांकि ये स्टेटमेंट समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है एक चौकी को प्रदर्शित करता है। प्रॉब्लम क्या हो गई? एक चौकी के समान हो गई, जहां एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुंचना है। आपने देखा होगा कि ऐसी पहाड़ी होती हैं, अगर आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह, अगर आप अभी जो शेरशाह मूवी रिलीज हुई हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वो दुश्मन बैठे रहते हैं और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो यहाँ से गन से फायर कर रहा होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये आपकी एक समस्या हो गई। एक साधारण से यहाँ पर युद्ध चलेगा और युद्ध के द्वारा यहां तक पहुंचना, यही क्या है? यही आपका गणित में समस्या, यही आपका गणित है, ये कह सकते हो, या गणित में समस्या समाधान का एक तरीका हो गया। तो इन्होंने इस तरह से रिलेट करा है गणित और समस्या समाधान को कि समस्या क्या है? समस्या एक वो है, एक चौकी की तरह है जहां पर आपको युद्ध करके पहुंचना है। ठीक, ये एनजे फाइन ने बोला है, हालांकि बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। गणित सीखना विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता का विकसित करना लगभग समानार्थी है। मतलब बच्चों को या तो गणित सिखा दो या फिर समस्या समाधान की योग्यता सिखा दो, एक ही बात है। जॉर्ज पोलिया की बुक का नाम है मैथमेटिकल डिस्कवरी। ये DSSS में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन 2017 में देखा है, 2018 में भी देखा है और 2019 में भी देखा हुआ है। ठीक है। यदि विद्यार्थी को उचित अनुभव प्रदान किए जाएं तो बच्चे समस्या समाधान की प्रक्रिया सीख सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले
समस्या कुछ अमूर्त अवधारणा होनी चाहिए, जैसे बच्चा उसमें दिए गए आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करने योग्य होगा। कुछ अमूर्त अवधारणा पहले से दी रही होनी चाहिए, जैसे कि वो पिता पुत्र की आयु वाला क्वेश्चन पढ़ा था अभी हमने कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी या आधी रह जाएगी। तो ये दिए रहने चाहिए पहले, ये अवधारणा दी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अवधारणाओं को तो जोड़कर बच्चा उनमें संबंध स्थापित कर पाएगा ना। दूसरा, समस्या को हल करने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इससे बच्चों को हल के बारे में व्यवस्था करने, सोचने, विचार करने और रिकॉर्ड करने में सहायता मिलती है। अगर हम मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चंस में स्टेप्स होती हैं कि अगर मैं आपको कोई एक इक्वेशन दे दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करो। अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे मेथड्स से तो आपकी 4 से 5 स्टेप हो जाएंगे और आपका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि इसका रूट फाइंड करो तो x इज इक्वल टू -2 इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, इसके दोनों इक्वल रूट से रहेंगे, तो -2 तो ये क्या हुआ, ये स्टेप्स हुई। इससे बच्चा सीखता क्या, चीज़ों को व्यवस्थित करना सीखता है, सोचने सीखता है, विचार करना, चीज़ों को सही तरीके से रिकॉर्ड करना सीखता है। तृतीय, आदर्श समस्या के एक उत्तर होने की वजह कई संभावित उत्तर होते हैं। बच्चों को उन उत्तरों को खोजने की आज्ञा दी जानी चाहिए। अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें मैथ्स में, देखो मैथ्स में अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसका तो एक ही आंसर रहेगा, ठीक। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में किसी प्रॉब्लम्स की बात करें तो वहां पर एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे सॉल्यूशन है बच्चों को सारे सॉल्यूशन खोजने की आज्ञा दे देनी चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। आपके पास एक आप स्कूल में आपके पास एक इतना एरिया है, ठीक है। मान लो ये एरिया है आपका 20 बाय 40 का फीट में, 20 फीट बाय 40 फीट का ये एरिया है, ठीक है। अब बच्चों को यहाँ, अब आप बच्चों से बोलो कि चलो इसमें हम बनाते हैं क्या, इसमें हम बनाते हैं एक छोटा सा पार्क, छोटा सा पार्क बनाएंगे हम। इसमें इसमें हम कुछ झूले लगाने वाले हैं, कुछ पेड़ लगाने वाले हैं और हम कुछ पौधे लगाने वाले हैं, ठीक है। और अब हमें बैठने के लिए बेंच भी लगाना है, बैठने के लिए बेंच भी लगाना है। अब आप बताओ कि हम इन्हें कहाँ कहाँ पर अरेंज करें, कौन सा कितना एरिया कवर करें ताकि ये सही तरीके से बन जाए। तो बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे यार कि हम इतना पोर्शन अगर हमारे उसके झूलों के लिए दे सकते हैं, यहाँ का ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पर हम सारे प्लांट्स लगा देंगे। मान लो ये यहाँ पर आपका 20 बाय 10 का एरिया यहाँ चला गया, यहाँ पर आपका मान लो 5 बाय 2 का एरिया आपका यहाँ पर चला गया, बीच में हम आने के लिए रास्ता छोड़ देंगे तो आपका 20 बाय 10 का एरिया आपका यहाँ पर चला गया। इस तरह से बच्चे अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे। अब बच्चों से बोलोगे चलो कागज पर बना के लेकर आओ सब इसका मैप। अब इसके कितने सारे मैप से बनेंगे, सोचो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो कम से कम 30 तरह के मैप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे चीटिंग ही करते हैं ना हमेशा, वो हमेशा दूसरों को नकल ही करते हैं। तो लगभग 30 यूनिक मैप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। चौथा आता है कि समस्याओं में सूचनाओं का विश्लेषण संयोजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात तो भाई जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तोड़ तोड़ कर देखना की जरूरत होती ही है। प्रक्रिया जैसे अवलोकन, अनुमान लगाना, तुलना करना, प्रतीकों की कॉपी करना, जांच त्रुटि का उपयोग करना, आंकड़ों वस्तुओं का वर्गीकरण, उनका उपयोग करना समस्या समाधान में निहित है। समस्या समाधान की रणनीति में इन चीजों का हमें यूज करना होता है, ये लिखा हुआ है। गणितीय सोच की योग्यता, गणितीय सोच की योग्यता, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ के बारे में सब जानते होंगे ना, क्या होता है एलसीएम एचसीएफ? नहीं तो क्या सर हमें नहीं पता क्या होता है एलसीएम एचसीएफ है? चलो देखो, समस्या समाधान, समस्या निर्माण का एक गणित का चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले विशेषीकरण यानी कि समस्या का पता करना, फिर उसके अनुमान का सामान्यीकरण, सिद्ध किया या फिर अस्वीकृत किया। मीन्स आपने एक प्रॉब्लम ली, प्रॉब्लम को सोल्व करा, उसको प्रूफ करके देखा, अगर सोल्व हो जाती है तो ठीक है, सोल्व नहीं होती यानी कि वह अस्वीकृत हो जाता है तो आपने जो अनुमान लगाया था आप उस अनुमान पे दोबारा से लोड कराते हो, फिर दूसरा अनुमान लगाते हो, सिद्ध हो गया तो ठीक है, सिद्ध नहीं हुआ तो दोबारा से आप अपने सामान्यीकरण पर जाओगे, फिर प्रूफ करके देखोगे। तो ये सब है। गणितीय सोच को प्रसिद्ध गणितज्ञ एच वेल ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया। किस तरह? गणितीय सोच से मेरा अर्थ उस तर्क रूप से है जिसके द्वारा गणित बाह्य जगत के विद्वानों में व्याप्त हो जाता है और जहां तक एक मानवीय संबंधों के बारे में प्रतिदिन विचारों में भी व्याप्त होता है। बाह्य जगत के विज्ञानों में व्याप्त हो जाता है और व्यक्ति के दिन प्रतिदिन विचारों में व्याप्त हो जाता है। ये बात किसने बोली? वेल ने बोली, एच वेल। लर्न मैथमेटिक्स वर्ड्स एंड
गणित जो है वो साधन और साध्य दोनों के रूप में कार्य करता है। ये तार्किक भी है, मात्रात्मक ढंग से सोच को विकसित करता है। ये तार्किक है, मात्रात्मक ढंग से सोच को विकसित करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, अब मुझे याद नहीं DSSB में देखा है या मैंने रीट वगैरह में देखा है, मैंने कहीं देखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, अंतर्ज्ञान और चिंतनात्मक विचार, इंट्यूटिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ये अच्छी बात लिखी हुई यहाँ पर। इंट्यूटिव थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग विद्यार्थी में गणितीय सोच को विकसित करता है। तो गणितीय सोच को विकसित करने के लिए दोनों तरह की थिंकिंग आवश्यक है, रिफ्लेक्टिव, इंट्यूटिव। ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। अंतर्ज्ञानात्मक विचार यानी कि इंट्यूटिव थिंकिंग का अर्थ है स्थूल वस्तु के साथ प्रयोग के द्वारा सीखना, स्थूल तरीके से विभिन्न विचारों के अनुभव के द्वारा, विश्लेषणात्मक विचार प्रक्रिया के आधार पर, विचारों के दृष्टिकोण के द्वारा सीखना। ये क्या, ये किस में आ गया, ये आ गया आपका इंट्यूटिव थिंकिंग में, जहां पर आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के माध्यम से सीख रहे हो, उनको प्रयोग करके सीख रहे हो, उनको एनालिसिस करके सीख रहे हो, उनको मैनिपुलेट करके सीख रहे हो। लेकिन चिंतनात्मक विचार कब आएगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये बाद में आता है। तो पहले इंट्यूटिव थिंकिंग आएगी, फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आएगी। चिंतनशील प्रक्रिया चिंतनशील विचार का अर्थ है कि स्थूल वस्तुओं के बिना विचारों के साथ तर्क करने के योग्य होना। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच पा रहा है, तो वो आपका चिंतनशील विचार हो जाएगा। चिंतनशील की प्रक्रिया में खोज करना, कल्पना करना, विचारों में संबंध रखना, समस्या समाधान, संबंध निर्माण और सामान्यीकरण, ये सारे शामिल है हमारे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि चिंतनात्मक विचार में। देखो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मैंने कई बार डिस्कस करा हुआ है, बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है क्या होता है। रिफ्लेक्ट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्ट क्या होता है, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कुछ इसी तरीके से है। आपने कोई काम करा, बाद में आप बैठकर उसके बारे में सोच रहे हैं, यार मैंने वो काम करा था, उसमें क्या अच्छा हो सकता था, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छी बात वहां पर हुई है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि काम करने के बाद आप उसी के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अब काम करने के बाद आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो इसके लिए आपको दोबारा से उसी सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे कुर्सी पे बैठे बैठे, बिस्तर पे लेटे लेटे भी उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक, तो ये होता है आपका चिंतनात्मक विचार। लेकिन इंट्यूटिव थिंकिंग में आप उसी टाइम पर, मतलब आपके सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हो। ठीक है ना, ये होता है। चलिए, इसी के साथ आज की यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। यदि आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।